कि उनके बयान से देश तो बदनाम होता ही है। आपके घर में मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप अपने पड़ोसी को बताएंगे कि हमारे घर में मेरे मम्मी पापा में या मेरी मम्मी में या मेरे पापा में झगड़ा हुआ? नहीं बताता ना आदमी, क्योंकि हमारे घर का मसला है वो, और तो हमें अपने घर में बैठ करके सॉल्व करना चाहिए उसे। पर हम क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं, कभी चले जाते हैं इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ जा करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। अरे भाई, आपको अपने देश के बारे में, आपने पैदल यात्रा इसलिए करी थी कि आप अपने देश की बुराइयां जाकर के वहाँ करो, है इंग्लैंड में जाकर के, तो आप अपने देश को डुबोने का काम कर रहे हो। और इस तरह की आदत आपको कांग्रेस को खत्म करती जा रही है। आपको नहीं लगता भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में? अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, उसके अगले साल लोकसभा के भी चुनाव है, तो भारत जोड़ो यात्रा क्या कोई फर्क नहीं लाएगी कांग्रेस के? देखिए, फर्क आपने देख लिया, पूर्वांचल के राज्यों में अभी चुनाव हुआ, कांग्रेस कहाँ जा रही है? कांग्रेस उनकी जो जिनके साथ उनका ट्रायब था पहले, उस पार्टी से भी नीचे चली गई है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी कह रही वो तो छोटे राज्य हैं, हमें उनके प्रदर्शन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बड़े चुनाव। एक बात बताइए, छोटे छोटे से ही तो बड़ा बनता है इंसान। अगर आप छोटे राज्यों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप बहुमत में कैसे आओगे? कैसे आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो? अगर आपके पास में देखो राज्यों में आपकी सरकारें नहीं होंगी तो क्या हुआ, ये छोटे राज्य बहुत मायने रखते हैं। और मोदी जी, आपने देखा होगा, अगर छोटे राज्य की परिभाषा होती तो बीजेपी पे मोदी जी क्यों जाते, है ना? पर ये कहाँ चले जाते हैं, ये विदेशों में चले जाते हैं। जैसे ही कोई बात होती है ना, अब इन्होंने पदयात्रा करी यहाँ और जाकर के कहाँ बैठ गए, इंग्लैंड में जाकर के। चुनाव हो रहा है इधर, आप इंग्लैंड में जाकर प्रचार कर रहे हो और देश को बदनाम कर रहे हो। अरे भैया, किस कांग्रेस को किस तरह मजबूत करा जा सकता है, उसके बारे में सोचो ना भैया। है वहाँ जाकर के बैठने से, कोई देश का बुरा बोलने से आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट तो नहीं लड़ सकते ना। वो तो कह रहे हैं कि हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मोदी ने इतना बुरा काम किया है कि हम तो 24 में ऐसे भी जीत जाएंगे। तो ये पद यात्रा क्यों करी थी? ये पद यात्रा इसीलिए करी थी मेरे भाई पत्रकार महोदय कि उन्होंने दिखाने का काम करा। दिखाने का काम करा, क्या दिखाने का काम करा? उन्होंने ये दिखाने का काम करा कि विपक्ष मेरे साथ खड़ा है। और जब विपक्ष को उन्होंने बुलाया तो कोई भी नहीं आया उनके साथ में, विपक्ष में। ममता बनर्जी कह रही हैं हम तो लड़ेंगे भी नहीं कांग्रेस के साथ चुनाव। यही तो है, ममता जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते तो हैं। कह रहे 100 के नीचे ला देंगे भाजपा। बहुत बढ़िया। कहाँ से लेके आएंगे आप बताइए? लाएंगे कैसे? जब आप विपक्ष में ही एकता नहीं होगी तो ला कैसे सकते हैं? कह रहे रोड मैप मेरे पास तैयार है, कांग्रेस साथ दे, भाजपा को 100 के नीचे ले आएगी। ये सब, ये क्या है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन्होंने सपने देखने हैं और आना 24 में फिर मोदी जी को ही है। और उससे जो पहले बहुमत आया था, 350 के करीबन सीटें आने वाली है। हाँ जी, 350 सीटें बीजेपी की आने वाली है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब लोगों को पूर्ण बहुमत का मीनिंग्स जो है ना पता चल गया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार स्वच्छता से अपना फैसला ले सकती है। जो भी उसने लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पास करने हैं वो पास करवा सकती है। देखिए, 370 का मुद्दा बार बार आ करके लोकसभा राज्यसभा में अटक जाता था, धारा 370 हट गई। अब अयोध्या का मसला, कांग्रेस ने दुनिया भर के वकील इकट्ठे कर दिए थे, वो लड़ते रहे जी, केस लड़ते रहे। तो वो कहते हैं यही तो हमारा वोट बैंक है, ये हमारे साथ से खिसक जाएगा तो वोट बैंक कहाँ से हो? कांग्रेस कह रही इससे क्या बदलाव आया देश के विकास में? राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, तो इससे बदलाव क्या है? देखिए, इससे बदलाव ये आया, जो आपने समझा कि PA5 का एक एजेंडा चल रहा था कि 2047 में हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो मोदी जी के आने से ये फ़र्क पड़ा है कि PA5 अंदर हो गई है। PA5 के जितने भी गुंडे बदमाश घूम रहे थे ना, वो सब अंदर जा चुके हैं मेन। तो कहने का मतलब यही है कि ये खाली हमारे देश की छवि को बदनाम करने का काम होता है और कुछ नहीं करते। इनको मुद्दा कोई नहीं है इनके पास में कि किस तरह से हम मोदी जी को वो कर सकते हैं। बस खाली यही मुद्दा, विदेश में जाएंगे, कभी किसानों को ले आएंगे आगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे। तो कहने का महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? इतना ही जो महंगाई बढ़े, कांग्रेस करेगी। हमारे टाइम पे 400 सिलेंडर था, अब 1100 हो गया है। नहीं, पर 400 सिलेंडर नहीं था बॉस। उसके समय में भी जो 2013 में सिलेंडर की कीमत 1000 कुछ रुपए थी।
ठीक है ना, और वो भी सब्सिडी वो होती थी, ठीक है। और सिलेंडर कितने मिलते थे आपको? 9 मिलते थे। आज की डेट पे आपको 12 सिलेंडर मिलते हैं और कोई लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज कॉल मारिए, मिस कॉल दीजिए और सिलेंडर अगले दिन आपके घर पहुंच जाता है। तो देखिए सर्विसिंग भी तो अच्छी होगी ना, बहुत सर्विसिंग के भी चार्जेस होते हैं। ये नहीं कि खाली बस आपने दिया। और देखिए ना 2 साल कोरोना का पीरियड रहा, बाहर देशों में और हमारे देश की तुलना में हम फिर भी सही स्थिति पे खड़े हैं। हमारा देश 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गया है। हमारे देश की इकनॉमी जो है 10वें से 5वें नंबर पे पहुंच गई। तो कहाँ हमारा विकास ही हो रहा है ना। और जो भी आदमी विकास की ओर जाता है, जो भी देश, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत तो महंगी होती है। वो कह रहे हैं भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है, उनका विकास पे कोई फोकस नहीं। आप देखिए मोदी जी का खुद ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। राहुल कुछ लोग जोड़ना है कि मुसलमानों का विनाश। देखिए मुसलमानों का अभी देखिए, आप आवास योजना से मकान मिले। अब आप ये बताइए, आवास योजना से कोई देखा गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इसको देना है, इसको नहीं देना, कौन सिख है, कौन, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अगर आप तुलना करें तो आवास योजना में ज़्यादा करके घर मुसलमान लोगों को ही मिले, ठीक है ना। तो अब आप गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर गैस सिलेंडर की भी बातें करें तो सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर भी उन्हीं को मिले। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, चाहे राशन की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो, सब में उन्हीं को फ़ायदा हुआ है। कहीं भी किसी को भेदभाव की नीति से नहीं देखा जा रहा। अब आप देखिए पाशिंदा मुसलमान सबसे नीचे कैटेगरी में आते हैं, पसमंदा मुसलमान, तो उनको मोदी जी ने खुद कहा चाहे वो आपको वोट दें ना दें, पर आप उनका हालचाल पूछने जाओ। ये बीजेपी के सांसदों से उन्होंने बोला कि आप उनके घर पे जाइए और उनका हालचाल पूछिए और उनको कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताइए। तो कहने का मतलब कहाँ भेदभाव हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी भले बोल दें पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो है, एक तो सबसे पहले लोगों को ठग रहे हैं, महाठग बताया, दूसरा कह रहे हैं मुसलमानों पर बुलडोज़र चलवा दे रहे हैं। देखिए योगी जी की जो नीतियाँ हैं ना, आप ये योगी जी की नीतियों को आज हर राज्य अपनाना चाहता है। क्यों अपनाना चाहता है? क्योंकि अतिक्रमण करे हुए लोगों ने, जो भूमि माफिया है ना, उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों को हड़प रखा है। आप देखिए वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है। कांग्रेस ने 2013 में जाते जाते वक्फ बोर्ड के नाम पे कई संपत्तियां करवा दी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो संपत्तियां हड़पी जा रही है ना, उसके लिए बुलडोजर ही सही है। जितना ये आतंक इन्होंने भूप माफियाओं ने पैदा, आतिक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गए, इन्होंने 40-40, 50-50, 400-500 करोड़ों की संपत्तियां हड़प रखी हैं। तो इन पे कुड़की होनी चाहिए कि नहीं? वो आम जनता के लिए उस पर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, ऐसी चीज़ें बने जिससे देश का किसी गरीब के लिए घर बने, आवास योजना बने। पर ये तो उन पर हथिया के बैठे हुए। देखा ना आपने कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास की श्रेणी में नीचे जाकर के, वहाँ क्या कोई भी इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाने के लिए राजी नहीं था। पर आज की डेट पे सब इंडस्ट्रीज़ वाले चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, क्यों चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि योगी जी ने गुंडा राज ख़त्म कर दिया और समाजवादी फिर चाहती है कि इसी तरह का गुंडा राज फिर पैदा हो। पर योगी जी इतने टाइट हैं कि अगर आपने, उन्होंने खुद कहा है सदन में, विधानसभा के अंदर, कि अगर जो गुंडे हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो इसीलिए उन्हें बोलना पड़ा कि इस तरह की, अगर उनका जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी, और वो जीरो टॉलरेंस की नीति को कोई भी ख़राब करेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा।